स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 12th की चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी वेटेज जाननी बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन वाइज कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मेंशन किया है। सबसे पहले बच्चों को देख सकते हो कि सेक्शन ए में MCQ जो 1 मार्क का आएगा। देख सकते हो सेक्शन बी में जहां पे 1 मार्क का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो वन लाइनर हम बोलते हैं वो आएगा। और सेक्शन 3 में बच्चों 3 मार्क की 2 क्वेश्चन आएगी, जिन्हें यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि 3 मार्क का एक थियरी क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क का क्या आने वाला है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो टोटल 1 + 1 + 3 + 3, तो टोटल बच्चों यहाँ पे वेटेज रहेगी 8 मार्क्स की। कितने मार्क्स की रहेगी? 8। तो टोटल ये चैप्टर का वेटेज कितना हुआ? 8 मार्क्स। और बच्चों, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे तो उसका थियरी मैंने जैसे बोला वो समझना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये चैप्टर में हमें पहले समझना है एक डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों, इसके लिए एक मजेदार आपके लिए एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को क्या ये आपको एग्जांपल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या समझ रहे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वापस से रिपीट करो, क्या समझ रहे बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, आपने सबने पुष्पा मूवी देखा? पुष्पा और उसका पार्टनर जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। क्लियर? ये दोनों एक टाइम पे पार्टनर थे, लेकिन स्टोरी में आगे आप देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद कोंडा रेड्डी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। अब पुष्पा है वो क्या सोचता है कि कोंडा रेड्डी के भाई के साथ मुझे बिजनेस को, फर्म को कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो पुष्पा और कोंडा रेड्डी के भाई बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे, फर्म को क्लोज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? फर्म को क्लोज नहीं कर रहे। तो ये जो फर्म है वो कंटिन्यू चल रही है डिफरेंट पार्टनर के साथ। तो उसका मतलब ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बच्चों ये होता है कि आप क्या करते हो? फर्म को कंटिन्यू करते हो, फर्म को क्लोज नहीं करते हो। फर्म एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्टनर इच्छा के मुताबिक अपना फर्म चलाए। क्लियर? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो बच्चों? कोई भी पार्टनर अपना बिजनेस क्लोज नहीं करेगा, पार्टनर आएगा नया, पुराना जाएगा और फर्म तो क्या रहने वाला है? कंटिन्यू। लेकिन बच्चों नेक्स्ट आप देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो, पुष्पा किसकी डेथ हो गई? कोंडा रेड्डी की। बाद में पुष्पा सोचता है उसके भाई के साथ मुझे क्या करना है? बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ये फर्म क्या करना है? क्लोज। तो उसका मतलब इनका जो चंदन का बिजनेस था वो पूरा फर्म ऑफ ये लोग क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, फर्म को क्लोज कर रहे हैं। तो उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों ऐसा बोल सकता हो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज। तो सिंपल फंडा यहां पे मैंने समझाया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर चेंज हो गए, बिजनेस कंटिन्यू होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी चले जाएंगे और फर्म भी क्या हो जाएगी? बंद। तो ये आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों? ये एग्जांपल समझ सकते हो। क्लियर? अब बच्चों, लॉजिकली आपकी बुक में ये पूरा डिफरेंस दिया है जो 3 मार्क आने के चांसेस ज्यादा है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको 6 मार्क का क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉइंट में डिटेल के साथ समझा देता हूं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कंटिन्यू रहती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका मतलब फर्म क्या हो जाता है? बंद। पहला आप पॉइंट देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पार्टनरशिप में सर्टेन चेंजेस आए, फर्म बंद नहीं हो रहा है, वापस से क्या हो रही है? रीऑर्गेनाइज। तो यहां पे फर्म कंटिन्यू रहेगा। यहां पे आपने देखा वर्ड लिखा है परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? परमानेंट एंड हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म क्या रहने वाला है? कंटिन्यू, फर्म चलने वाली है। लेकिन यहां पे एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्म क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। लॉजिकली जो हमने आगे एग्जांपल समझा ऐसा। नेक्स्ट यहां पे बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहेंगे। लॉजिकली है, फर्म कंटिन्यू है तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। फर्म बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, क्लोज करो, हिसाब क्लियर करो, जिसको पैसे लेने उससे पैसे लो और जिसको पैसे देने उसको पैसे दो। नेक्स्ट बच्चों देख सकते हो, नो अकाउंट्स आर सेटल। यहाँ पे क्या है? अकाउंट सेटल नहीं करना है ना, क्यों? फर्म तो कंटिन्यू रही है, अकाउंट क्यों सेटल करे? लेकिन जब बंद होने की बात आ रही है, क्या है? फर्म बंद होने की बात आ रही है, तब अकाउंट क्या करने पड़ेंगे बच्चों? सेटल करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये हुआ आपका नेक्स्ट। इट्स वॉलंटरी। ये क्या है? वॉलंटरी। यहां पे नो कोर्ट इंटरफियरेंस, कोर्ट की इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। पार्टनर अपनी इच्छा के मुताबिक एडमिशन ले सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो यहां पे वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, कोर्ट का इंटरफियर जरूरी नहीं है। यहां पे फर्म बंद हो रही है तो हो सकता है, चांसेस है कि कोर्ट आपको ऑर्डर दे।
क्या करे, कोर्ट आपको ऑर्डर दे तो कोर्ट का इंटरफेयर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इतना थियरी समझ लिया, जहां पे हमने सबसे पहले क्या समझा बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पुष्पा वाली मूवी का एग्जांपल देख के वहां पे हमने वो समझा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और आपकी बुक में ये जो डिफरेंस है उसको मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जनरली बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो कि इसके लिए जनरली दो मेथड है, जिसमें बोर्ड में पहला मेथड है बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है विदाउट इंटरफेयर ऑफ कोर्ट। नॉर्मल डिसोल्यूशन में कोर्ट का इंटरफेयर नहीं रहता है, पार्टनर वॉलंटरी अपनी इच्छा के मुताबिक क्या कर सकता है, फर्म को डिसोल्यूट या बंद कर सकता है। तो पहला कौन सा हुआ, नॉर्मल डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में विदाउट कोर्ट इंटरफियर। अब बच्चों नेक्स्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से फर्म क्या होगा, बंद। तो अगर ये क्वेश्चन बच्चों एक मार्क में आए कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कितनी मेथड है, दो, तो आप याद कर सकते हो विदाउट कोर्ट और विद कोर्ट, यानी कि एक कोर्ट के ऑर्डर से बंद होगा और दूसरा कोर्ट के ऑर्डर के बिना। तो पहला ये एक मार्क का क्वेश्चन आपका क्या होगा, टैली। अब बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन है ना, उसमें आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया है, तो एक एक चीज हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। पहले देख सकते हो नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या क्या आता है, पहला आप देख सकते हो बाय एग्रीमेंट, यानी कि क्या हुआ, ऑल पार्टनर अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं कि भाई अब हमें फर्म क्या करना है, बंद करना है, फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला टॉपिक कौन सा हुआ, बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देख सकते हो डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कई बार ऐसा होता है फॉर बिल्डिंग, अब आपको एक बिल्डिंग बनाना है बच्चों, तो 5 साल लगेगा, 5 साल के लगने के बाद बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्या हो जाता है, फर्म क्लोज होता है। जैसे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट बंद होने का, अगर वो फर्म में है तो फर्म क्या हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। तो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के बाद फर्म क्या हो जाता है, क्लोज। तो बच्चों दो हुए, नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला हुआ एग्रीमेंट, दूसरा हुआ बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड देख सकते हो बच्चों डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, 1932 पार्टनरशिप का एक्ट है, अगर उसमें ये दोनों चीज हुई, आप देखो वर्ड पे फोकस करो, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। उसमें देखो फर्स्ट फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, और दूसरा है बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इनलीगल। अब इसको डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनो। पहला डिसोल्यूशन एज पर कोर्ट में क्या है, इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, जैसे कि विजय माल्या आपको पता है इंसॉल्वेंट हो गया और उसको कहां पे जाना पड़ा, अब्रॉड जाना पड़ा। तो उसका मतलब अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो एक्ट के मुताबिक फर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा कौन सा था, इलीगल। कौन सा था, इलीगल। अगर फर्म ऐसा कोई बिजनेस चला रहा है तो सोसाइटी को और उसके एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अगेंस्ट में चल रहा है, तो फर्म क्या हो जाएगा, बंद। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा आपके बोर्ड में 3 हमने समझे, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड हमने पढ़ा एज पर एक्ट। एज पर एक्ट में कौन से, इंसॉल्वेंट और इलीगल। अब बच्चों फोर्थ आया डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग सर्टेन कॉन्टिजेंसी, ऐसी कोई कॉन्टिजेंसी आ गई, वो टाइम पे फर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज। उसमें दो है, पहला देखो बच्चों फिक्स टर्म, कुछ टाइम था कि भाई 5 साल के बाद हम ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, फर्म क्लोज कर देंगे। तो उसका मतलब वहां पे टाइम पीरियड फिक्स होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो सर्टेन टाइम के बाद फर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और उसमें नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम, कुछ एम होते हैं जो फर्म के अचीव हो जाते हैं तो फर्म के पार्टनर ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल डिसोल्यूशन, यानी कि विदाउट कोर्ट इंटरफेयर क्या कर लेंगे, फर्म बंद कर लेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा अभी तक हमने क्या क्या किया, नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला टॉपिक एग्रीमेंट किया, फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एज पर एक्ट में हमने इंसॉल्वेंट और इलीगल किया, फिर सर्टेन कॉन्टिजेंसी, कुछ कॉन्टिजेंसी के बाद फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व, उसमें हमने फिक्स टर्म किया, और कौन सा किया, स्पेसिफिक एम। लास्ट है बच्चों डिसोल्यूशन बाय नोटिस। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर फर्म से खुश नहीं है तो दूसरे पार्टनर को नोटिस दे देता है कि भाई मुझे ये फर्म चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम लोगों को नोटिस देता हूं। तो बच्चों जिस दिन नोटिस में डेट लिखा है कि ये डेट से मैं चाह रहा हूं कि फर्म बंद हो जाए, तो वो डेट पे फर्म क्या हो जाएगी, क्लोज। अगर डेट मेंशन नहीं की है तो जिस दिन पे उन्होंने नोटिस किया है, फॉर एग्जांपल 4 मार्च को जो नोटिस किया है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, फर्म उनका बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद। तो बच्चों ऐसा बोल सकता हूं डिसोल्यूशन बाय नोटिस में एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस देंगे, नोटिस में जो डेट मेंशन की वो डेट, लेकिन डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन नोटिस किया वो टाइम पे क्या हो जाएगा, फर्म क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या किया, एक बार वापस एक क्विक रिवीजन करें। पहला एग्रीमेंट के पार्टनर एग्री हो जाए, फर्म बंद हो जाए। दूसरा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 एज पर एक्ट। एक्ट में बच्चों ऐसा बोल सकता हूं इंसॉल्वेंट और इलीगल। फोर्थ कई बार ऐसा होता है कि सर्टेन कॉन्टिजेंसी, उसमें
टर्म टाइम खत्म हो जाए बंद कर दो, और स्पेसिफिक अचीव हो जाए तो बंद कर दो। और लास्ट में आप देख सकते हो फिफ्थ टॉपिक, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस दे। तो ये हुआ बच्चों आपका नॉर्मल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो मेथड है वो डिसोल्यूशन बाय कोड। डिसोल्यूशन बाय कोड का मतलब क्या हुआ, कोड कई बार सर्टेन रीजन की वजह से फर्म को ऑर्डर देता है कि आप क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। तो बच्चों हमें समझना है ऐसे कौन से रीजन है जहां पे कोर्ट किसको ऑर्डर देगा, फर्म को क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। तो बच्चों एक एक रीजन को पहले समझते हैं। पहला रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अनसाउंड माइंड। कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, मेंटली काम नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर दे देगी, फर्म क्या कर दो, बंद। तो पहला रीजन कौन सा हुआ, अनसाउंड माइंड। नंबर 2, परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। कोई पार्टनर है, ठीक है, वो फिजिकली काम नहीं कर पा रहा है और इनकेपेबल है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर देगा, फर्म क्या कर दो, बंद। तो बच्चों कौन से दो हुए, पहला अनसाउंड माइंड और दूसरा हुआ परमानेंटली इनकेपेबल परफॉर्म हिज ड्यूटी। नंबर 3 बच्चों देख सकते हो, व्हेन पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। कोई पार्टनर है वो चीटिंग कर रहा है, मिसकंडक्ट का मतलब चीटिंग कर रहा है, किसके साथ, फर्म के साथ। तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर दे देगा कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, फर्म क्या कर दो, बंद कर दो। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 3 रीजन हुए, पहला अनसाउंड माइंड, नंबर 2 परमानेंटली इनकेपेबल, काम करने के लिए कोई पार्टनर कैपेबल नहीं है, और थर्ड मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर चीटिंग कर रहा है, किसके साथ, फर्म के साथ, कोर्ट क्या कर देगा, बंद करने का ऑर्डर देगा। फोर्थ बच्चों विलफुली यानी कि जानबूझ के, पर्सनली, कंटिन्यूस, ब्रीच का मतलब तोड़ना, यानी कि कोई पार्टनर जानबूझ के कंटिन्यूस फर्म की एग्रीमेंट, फर्म की कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो कोर्ट बोलेगा कि आप जो पार्टनरशिप एक्ट ने रूल बनाए वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी फर्म क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बच्चों फिफ्थ देख सकते हो, ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर है वो अपना पूरा हिस्सा थर्ड पार्टी को पार्टनर की कंसेंट के बिना, उसकी मींस एग्रीमेंट के बिना किसको दे रहा है, थर्ड पार्टी को दे रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आपका एक पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, आप क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। कई बार फॉर एग्जांपल ABC है, उसमें C पार्टनर अपना प्रॉफिट, अपना रिजर्व एक्सेट्रा वो कोई थर्ड पार्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ A एंड B किसको ट्रांसफर कर रहा है, थर्ड पार्टी को, तो कोर्ट क्या कह सकता है, ऑर्डर दे सकता है। नंबर 6 बच्चों देख सकते हो, फर्म कंटिन्यूस इनकर लॉसेस एंड अनेबल टू रन बिजनेस ड्यू टू लॉसेस। फर्म कंटिन्यू क्या कर रही है, लॉस कर रही है। अब लॉजिकली लॉस कर रही है तो लॉजिकली ऐसा हुआ कि फर्म का चालू रखने का कोई अब क्या है, रीजन नहीं है। अब लॉस की वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट किसको ऑर्डर देगा, फर्म को, क्या फर्म क्या कर दो, बंद। और लास्ट बच्चों आप देख सकते हो, व्हेन कोर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि कई बार जस्ट और इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि कोर्ट को ऐसा लगे कि फर्म बंद करने का जेन्युइन रीजन है, ये फर्म अब बंद होनी चाहिए, इसके पास, कोर्ट के पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तब जाके कोर्ट किसको ऑर्डर दे देगा, फर्म को, क्या फर्म क्या कर दो, बंद। तो बच्चों मैं ऐसा समरी बना सकता हूं, पहला रीजन अनसाउंड माइंड, दूसरा फिजिकली कैपेबल नहीं है पार्टनर, नंबर 3 पार्टनर कोई चीटिंग कर रहा है फर्म के साथ, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, नंबर 5 अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को अदर पार्टनर की कंसेंट के बिना ट्रांसफर कर रहा है, नंबर 6 कंटिन्यूस फर्म लॉस कर रही है, और 7 कोर्ट को कोई जेन्युइन रीजन लग रहा है फर्म बंद करने का, तब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। तो बच्चों ये 1 to 7 पॉइंट याद कर लो, आपका 3 मार्क का थियरी क्या हो जाएगा, डन। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके रिलेटेड आपके एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। बच्चों बोर्ड पे आप देख सकते हो, लीगल एंड अदर प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आज फर्म बंद हो रही है तो फर्म अपने अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकती है, कुछ लीगल प्रोविजन है, कुछ एक्ट है, 1932 एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। तो लॉजिकली ये लीगल प्रोविजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बच्चों हमें समझना है। आज लीगल प्रोविजन में पहले बच्चा हम समझ रहे लॉस ऑफ फर्म। उसका मतलब क्या हुआ पता है, कोई फर्म है वो लॉस में चल रही है, अब बच्चों लॉस है तो लॉजिकली रिकवर करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब मेरी फर्म है, मैं लॉस में चल रही है, अब मुझे लॉस को रिकवर करना है तो मैं मेरी अकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं, एक्ट में जो मेंशन किया है ना वहां से पैसा ला सकता हूं। तो वो ये चीज हमें यहाँ पे बच्चों समझनी है। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फर्म, एक फर्म है वो लॉस में चल रही है, तो पहला फॉर एग्जांपल आप बोर्ड पे देखो, पहली चीज आप देखो लॉस, अज्यूम करो कि मेरा छोटा सा फर्म है और मुझे 10,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बच्चों, 10। तो उसका पहला पैसा मैं ला सकता हूं कहां से, प्रॉफिट से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रॉफिट 3,000 की, पास्ट ईयर की प्रॉफिट 3,000 की पड़ी है, तो पहला पैसा मैं कहां से ला सकता हूं, प्रॉफिट। अब मुझे 10 में से 3 का रिकवरी हो गया बच्चों, अब कितने का रिकवरी करना है, 7। दूसरा रिकवरी मैं कर सकता हूं कैपिटल से,
कैपिटल में मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ये तीनों का मिला के कैपिटल 5000 ही हो रहा है। तो पहला पैसा मैं प्रॉफिट से ला सकता हूं, दूसरा पैसा कैपिटल से ला सकता हूं। 10,000 चाहिए थे मुझे लॉस के लिए, 3,000 प्रॉफिट ने दिए और 5,000 किसने दिए बच्चों, कैपिटल ने। अब कितने चाहिए मुझे और 2,000 पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लाना पड़ेगा। आप नीचे एक लाइन पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। ये 2,000 वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कौन से रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब वो अपने घर से कुछ पैसा लाके ये फर्म का लॉस क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो ऐसा बोल सकते हो बच्चों, कोई भी फर्म लॉस में चले तो आपको कहां से पैसे लाने, पहला प्रॉफिट से पैसा लाना है, दूसरा कहां से लाना है, कैपिटल से लाना है, और थर्ड हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर से पर्सनल एसेट से क्या ला सकता है, पैसा ला सकता है। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब मैं इजी तरीके से समझा दूं तो आपको समझ में आया। बच्चों मेरा फर्म बंद हो रहा है, मैंने एसेट सोल्ड किए और पैसे कमाए, बहुत सारे लोगों को मुझे पैसे चुकाने, क्रेडिटर है, लेंडर है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है। कई बार कस्टमर को मैंने नुकसान किया था तो वो कोर्ट में क्लेम करते, उनको भी पैसे देने पड़ते। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब बच्चों एक बात आप सोचो, कोई बोल रहा है कि मुझे पहले पेमेंट दो, कोई बोल रहा है मुझे पेमेंट दो, कोई बोल रहा है मुझे पेमेंट दो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। 1932 एक्ट में सभी चीज को मेंशन किया गया है कि सबसे पहले इनको पेमेंट होगी, फिर इनको होगी, फिर इनको होगी, फिर इनको होगी और फिर इनको होगी। तो बच्चों हम ये जो एसेट सोल्ड करके पैसे कमाते हैं उसमें इन ऑर्डर टू पे लाइव एंड एक्सपेंस कौन कौन से ऑर्डर में हमें सबसे पहले पेमेंट करनी है। तो बच्चों आप देखो, मैंने एसेट सोल्ड किया, पैसा आया, तो सबसे पहले मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करूंगा। क्या करूंगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ है। बच्चों आपकी फर्म बंद हो रही है तो लॉजिकली आपको लीगल प्रोसीजर, ऑक्शन और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, सीए रखना पड़ता है और सीए भी क्या लेगा, आपसे फी लेगा। तो लॉजिकली कोर्ट यानी कि 1932 एक ऐसा बोलता है कि आप जो पैसे कमा रहे हो ना उसमें सबसे पहले किसको पे कर दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वालों को पे कर दो। नंबर 2 थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में बोलता हूं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जितनी भी थर्ड पार्टी है आपकी बिजनेस की उन सबको पेमेंट कर दो। तो ये नंबर 2 हो गए, पहला एक्सपेंस पे कर दिया डिसोल्यूशन के, दूसरा थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दी। नंबर 3 बच्चों देख सकते हो, लोन ऑफ पार्टनर। अगर कई बार पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कोर्ट ऐसा बोलता है, पार्टनरशिप ऐसा बोलता है कि आप वो पार्टनर को लोन का पैसा चुका दो। तो पहला किसको हमने पे किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नंबर 2 किसको पे किया हमने, लॉजिकली थर्ड पार्टी की लायबिलिटी। और थर्ड जिन पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उनको मैंने क्या कर दिया, पैसा चुका दिया बच्चों। फोर्थ कैपिटल एंड करंट बैलेंस, यानी कि आप अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते तो बैलेंस सीधी आता है। तो जो फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर, फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर, वो सभी लायबिलिटीज को क्या कर दो, पे कर दो। यानी कि हर पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे और देखेंगे कि भाई मुझे फर्म से कितना लेना है, बी को कितना लेना है, सी को कितना लेना है, और वो सबका टोटल करके उन सबको पे करो। और इसके बाद और पैसे बचे तो हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में क्या ले जाएगा, घर पे पैसा ले जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये असेट से सब एक्सपेंस पे करने के बाद कोई और प्रॉफिट बचता है तो दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर पे क्या ले जाएगा, पैसा ले जाएगा। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, असेट सोल्ड किया, पैसा आया, तो सबसे मैं पहले किसको पे करूंगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नंबर 2 थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को पे करूंगा। नंबर 3 पार्टनर की लोन को पे करूंगा। फोर्थ पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में फर्म का जितना लायबिलिटी है टुवर्ड्स पार्टनर वो सब पे कर दूंगा। और फोर्थ अगर वो उसके बाद भी पैसा बचा तो पार्टनर अपने घर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसे ले जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फर्म। तो बच्चों हमारा पूरा थियरी यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। थैंक यू सो मच।